हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट है। हम पढ़ेंगे आज बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि एग्जैक्टली है क्या बायोटेक्नोलॉजी और हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। चलिए लेट्स बिगिन। पहली चीज बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है क्या चीज ये। देखो सिंपल है यार, बायो से आप समझ सकते हैं बायोलॉजी, और टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन ऑफ साइंस है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म में बोलूं, जब हम बायो और टेक्नोलॉजी को मिला देते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बनता है। ठीक है, तो इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी। सिंपल, अगर इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं कोई बहुत टेक्स्ट बुक डेफिनेशन और कोई बहुत ज्यादा टिपिकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका जो बेसिस है वो बायोलॉजी है, इसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। एज सिंपल एज दैट। अब ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप सोचोगे कि बहुत ही नई चीज है, पहले कभी हुई नहीं। दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला आपका होता है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा मैं बोलूंगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब एंशिएंट मैंने क्यों बोला, देखो इसका जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है ना, ये आज नहीं है, ये 6000 साल पहले से इंसान इसको यूज करता आ रहा है। तो आप सोचोगे 6000 साल पहले से इंसान बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहा है, ये तो अभी हमने पढ़ा है, मॉडर्न वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये ब्रेड है और ये क्या है, ये वाइन है। तो वाइन, ब्रेड, अल्कोहल, ये सब चीजें अगर आप देखोगे इंसान बहुत हजारों साल से पीता आ रहा है और हजारों साल से ब्रेड इंसान खाता आ रहा है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सब चीजें काफी पुरानी है, हजारों साल पुरानी चीजें हैं। तो इन सब चीजों में चाहे आप ब्रेड ले लो, चाहे आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो, चाहे आप अल्कोहल ले लो, क्योंकि इन सब चीजों में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, चीजों को सड़ाते हैं। ठीक है, सिंपल हिंदी में बोलूंगा तो चीजों को सड़ाया जाता है। तो सड़ाते हम कैसे हैं, माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, हजारों साल से इंसान करता आया है। ठीक है, तो इसको हम डालेंगे एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इन चीजों को। ये ब्रेड हो गया, वाइन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स का बनाना हो गया, जैसे चीज बनता है और आपका योगर्ट है। ठीक है, तो इन सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अब फिर हम बात करते हैं, जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आपकी दो चीजों पर ज्यादा टिकी हुई है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और वैसे मैं आपको सिंपल बताऊं इसमें क्या करते हैं, अगर मैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके एक तरीके से हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म जानवर भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म आपका एक इंसान भी हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो एक जानवर हो, उसकी अगर हम डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके हम जीन्स को कुछ चेंज कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मैंने बोला इसकी दो बड़ी मेन ब्रांचेज हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि मेनली दो चीजों पर टिकी हुई है अगर बात करें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है क्या, इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक स्लाइड यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी आज की डेट में कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। देखो पहली चीज दवाइयों में यूज हो रही है। जो दवाइयाँ बनती है ना, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, तो जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं वो आज की डेट में उसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, बिना बायोटेक्नोलॉजी के हम आज की डेट में दवाइयाँ नहीं बना सकते। ठीक है, इस लेवल पे नहीं बना सकते। फिर वैक्सीन्स, जो वैक्सीन होती है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, तो जितनी भी वैक्सीन्स भी हैं, ठीक है, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, इस सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। फिर अगर मान लीजिए यार कोई फीटस है, कोई डेवलपिंग एक बेबी है और उसके अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ प्रॉब्लम है उसके जीन्स में, तो वहां पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। ठीक है, फिर रैपिड डायग्नोस्टिक किट, ये भी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे सिटीज में जो टेस्ट हो रहे थे कोविड के, बहुत जल्दी हो रहे थे। ठीक है, दो तरह की टेक्निक थी इसमें। ठीक है, एक टेक्निक ऐसी थी कोविड टेस्टिंग के लिए, इसका रिजल्ट आ रहा था 24 घंटे में या 2 दिन में, और एक थी जो ऑन द स्पॉट बता रही थी।
तो वो जो टेस्टिंग टेक्निक थी कोविड की, उसको हम क्या थी, वो रैपिड टेस्टिंग टेक्निक थी। तो जो रैपिड टेस्टिंग टेक्निक थी वो क्या थी, वो एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनी थी। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए किसी के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कैसे होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होगा। अगर मैं आपको सिंपल बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज के उसमें बताऊं ना, एप्पल की वॉच देखी है आपने, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, एप्पल की वॉच, ठीक है, या कोई भी वॉच हो, जैसे फिटबिट आती है, इन सब वॉचेज में क्या होता है, ये वॉचेज में ना हार्ट रेट कैलकुलेट हो जाती है, ये आपकी हार्ट रेट कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हार्ट रेट कैलकुलेट करना एक क्या, एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब जो एप्पल की जो लेटेस्ट वॉच है वो ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेती है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उसको SpO2 बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में 97 से 99 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का लेवल चेक करना ब्लड में एप्पल की वॉच चेक कर देती है। तो ये क्या है, एक तरीके से हम ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही एक एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आप रियल वर्ल्ड में भी यूज कर रहे हो, सामने आपके बहुत ही कॉमन और सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी मिलके बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगी। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि दो हिस्से होते हैं मॉडर्न बायोटेक, दो चीज़ों पर टिकी हुई है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अब दोनों को समझ लेते हैं क्या है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है, अगर मैं डीएनए में किसी भी तरीके का तोड़ फोड़ करूँ, जैसे डीएनए देख रहे हो, ये पूरा डीएनए, अब ये डीएनए किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इंसान का हो, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी का भी डीएनए, बैक्टीरिया का भी हो सकता है। तो अगर मैं इस डीएनए में कुछ भी तोड़ फोड़ करूँ, जैसे मान लो यहाँ से मैंने ये पोर्शन काट दिया, निकाल लिया, और यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा यहाँ पे दूसरा कोई डीएनए इंसर्ट कर दूं किसी और ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जैसे इंसानों में मान लो मैं जानवर का लगा दूं या जानवर में इंसानों का लगा दूं, समझ रहे हो। तो अगर मैं किसी भी तरीके से जो डीएनए है, अगर इस डीएनए में मैं किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन करूं, अब मॉडिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है, नई एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके की एडिटिंग हो सकती है। तो अगर मैं डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ वहां पे, तो ये सब किसके अंदर आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। समझ गए। तो ये एक मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताई जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, कैसे होती है। अब जैसे सिंपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आप ये देख सकते हो, ये देखो, ये आप देख रहे हो, नॉर्मल ये चावल है जो जनरली हम सब इंडिया में खाते हैं, व्हाइट राइस। अब व्हाइट राइस में क्या होता है, व्हाइट राइस में विटामिन जो ए होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो व्हाइट राइस में विटामिन ए बहुत कम होता है। अब क्या हुआ था, इसकी वजह से बच्चों में विटामिन ए अगर कम रहे ना, तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, विटामिन ए अगर कम रहे तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब जो बांग्लादेश में, वहाँ पे 21% बच्चों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी। तो अब साइंटिस्टों ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके इसके डीएनए को ही मॉडिफाई कर दिया, व्हाइट राइस के, समझ लो राइस के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया। तो अब और इसमें विटामिन ए आ गया। अब क्या हुआ, ये साइंटिस्टों ने बनाई है। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, ये नेचुरल राइस नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। तो इस तरह के जो फूड होते हैं ना, जीएम फूड्स बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इस राइस में जो विटामिन ए नहीं था, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, इसमें अच्छा खासा आ गया, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए आ गया। जब गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए आ गया, तो इससे बांग्लादेश में या कहीं पे भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, और जहाँ पे राइस ज़्यादा खाते हैं लोग, तो अगर वो लोग ये राइस खाएंगे तो उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और ये जो येलो कलर है ना इसका, इसी की वजह से गोल्डन राइस बोला गया है। ये जो सुनहरा रंग है इसका, जो गोल्डन गोल्डन रंग है, वो विटामिन ए की वजह से ही है। ठीक है, मैंगो होता है, मैंगो का जो आप देखते हो, मैंगो येलो येलो होता है पूरा, वो सब विटामिन ए की वजह से ही होता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो ये येलो कलर क्यों है इसका। तो ये क्या है, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमने तो इस तरह से हम अप्लाई करके हम बहुत सारी चीज़ें, ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो। और बहुत बार क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पेस्टिसाइड्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, पेस्टिसाइड को रेजिस्ट नहीं कर पाते, या कुछ इस तरीके की उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं।
तो जब आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि ये जो प्लांट्स हैं ख़राब नहीं होंगे, लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाएंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का काफ़ी यूज़ है और हर जगह यूज़ है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ यूज़ नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ प्लांट्स के केसेस में बताया, एग्रीकल्चर में बताया। आप मेडिसिन उठा लो, ठीक है, फार्मा उठा लो, हेल्थ इंडस्ट्री उठा लो, ठीक है, उसके बाद फूड बनाने में, फूड के लिए, आने वाले टाइम में एनर्जी के लिए, एनर्जी फ्यूल्स वगैरह के लिए, ठीक है, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, हर जगह बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ अभी भी हो रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, और वर्ल्ड में रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ह्यूमन के सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फूड के लिए भी, एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी हो रहा है, रिसोर्सेज कम है, तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आएगा ही आएगा, हर फील्ड में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये इंसुलिन है, इसको ह्यूमिलिन बोला जाता है। अब ये इंसुलिन कब लगती है, अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, इंसानों में एक बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, तो इंसानों में एक बीमारी होती है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। अभी ये नहीं समझाना चाहता मैं आपको, सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसमें क्या होता है, इंसान के जो पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, तो इंसान की बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो अब क्या करेगा, अगर इंसान की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसान कुछ टाइम बाद मर जाएगा। तो जब इंसुलिन नहीं होती थी ना, और ऐसे टाइप 1 डायबिटीज किसी को हो जाती थी, और जब इंसुलिन नहीं थी तो इंसान की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो शुरू में क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम इंसुलिन जब ह्यूमंस में डाली गई, कहाँ से डाली गई, फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में इंसुलिन डाली गई पिग्स से और काऊ से। तो पिग्स और काऊ को मार दिया जाता था, उनकी इंसुलिन निकाली जाती थी और ह्यूमंस में डाल दी जाती थी। बट उससे प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि आप जानवरों की इंसुलिन अपने अंदर डाल रहे हो तो बॉडी फिर रिएक्ट करती है। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम्स भी होती थी। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि अब जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इतने पॉसिबल नहीं है कि इतने हम काउज और पिग्स को मार सकें। ठीक है, तो काउ पिग्स को मार नहीं सकते इतना ज़्यादा, वो ठीक भी नहीं है, एनिमल राइट्स के भी अगेंस्ट जाता है। ठीक है, और एथिकल इश्यूज भी आते हैं वहाँ पे। तो एनिमल्स को बचाने के लिए और ह्यूमंस को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको भी बचाना है, तो क्या कर सकते थे। तो फिर यहाँ पे आप देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक वरदान के रूप में सामने आई। वरदान के रूप में कैसे सामने आई, हमने क्या करा बायोटेक्नोलॉजी में, हम इसमें क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, इसके अंदर, ठीक है, हम डाल देते हैं ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन। हम ह्यूमन के डीएनए में से वो जीन निकाल लेते हैं। जैसे अब यहाँ आप समझो, आप ये देखो, यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये देखो, ये बैक्टीरिया का मान लो आपने पूरा निकाल लिया, ठीक है, ऐसे समझ लो, उसका ये पूरा डीएनए निकाल लिया, एक हिस्सा निकाल लिया। अब इसमें हम ह्यूमन का जीन डाल देंगे। ह्यूमन का हम कौन सा जीन डालेंगे, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ह्यूमन का डीएनए का वो वाला पार्ट निकाल लेंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और वो वाला पार्ट हम ये जो बैक्टीरिया का डीएनए इसमें डाल देंगे। तो ये देखो, ये हमने निकाल लिया, समझ लो एक तरीके से बैक्टीरिया का डीएनए निकाला। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाला, हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन यहाँ पे लगा दिया, और वापस फिर ये हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन जीन आ गया, तो बैक्टीरिया बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारा बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन जीन डाल के बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो अब हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम इंसानों को भी बचा सकते हैं और हमें जानवरों को मारने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, तो ऐसे देखो, ये इंसुलिन फिर यहाँ पे रेडी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर ये पूरा ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है ये पूरा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। इन सबको अब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, तो एक तरह से आप समझ लो, यहाँ पे हम रिकम्बाइन करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपने डीएनए लिया, फिर यहाँ पे आपने रिकम्बाइन करवाया, फिर इसको अंदर डाला, तो इस तरीके आप समझ सकते हो कि इसी तरीके से इसका नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम यहाँ पे एक तरीके से रिकम्बाइन करवा रहे हैं बैक्टीरिया के
डीएनए में हमने ह्यूमन का जो जीन डाला वो तो एक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर आप समझोगे इसको टेक्नोलॉजिकली तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ये पढ़ेंगे हम इसमें कि कैसे कैसे, क्योंकि इतना ये आसान नहीं है जितना मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। इसमें काफी सारे टिपिकल प्रोसेस लगते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है, कैसे हम काट रहे हैं डीएनए, और ऐसे करा मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, कई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। तो ये सब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको हम ढंग से समझेंगे। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे काम आती है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो अभी हमने पढ़ी, इसी के थ्रू हमने क्या बनाया, ये बनाया हमने ये ह्यूमन, इसको ह्यूमन इंसुलिन भी बोल सकते हो, किसी भी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन है, जो ह्यूमुलिन है, ये हमने अब आज की डेट में जो हम बना रहे हैं, जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं वो इंजेक्शंस लगाते हैं इंसुलिन के। तो इंसुलिन कैसे बन रहे हैं, इसके थ्रू बन रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये मेन पिलर है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बहुत हद तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे इसमें फाइनली अपना, जैसे हमने पढ़ लिया अब ये जो जीएम फूड्स है ना, ये भी जीएम फूड्स की भी बात करूँ जो हमने पढ़ा है ये वाला, तो इसमें भी बहुत हद तक यही यूज होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही इसमें यूज होती है। क्योंकि हम करते क्या है, एक जगह का एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालते हैं, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। बहुत तक जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरी इसी पे बेस्ड है। एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल लो, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दो, जो आपको डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए वो निकाल के इसमें डाल दो। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है डिजाइनर बेबीज का, ये गूगल करना आपको और समझ में आएगा। तो डिजाइनर बेबी में क्या होता है कि हम जैसा मर्जी चाहे बेबी डिजाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो बेबी के बाल स्ट्रेट कर सकते हैं, हम चाहे तो बेबी के बाल कर्ली कर सकते हैं, हम चाहें तो बेबी की आंखें नीली कर सकते हैं, काली कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको लंबा कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, उसको मोटा कर सकते हैं, उसको मस्कुलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे भी करके हम बेबी डिजाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट आने वाले टाइम में तो ये भी बोला जा रहा है कि इस तरह से हम बना सकते हैं इंसान को, एक सुपर ह्यूमन टाइप का इंसान बना सकते हैं। मतलब जैसे कि इंसान में हम डीएनए डाल देंगे चीता का, जिससे कि चीता फास्टेस्ट एनिमल है, तो आदमी की स्पीड भी वैसी हो सकती है। उसमें ईगल बहुत तेज देखती है, तो ईगल वाला डीएनए डाल देंगे आंखों को रोशनी बढ़ाने के लिए इंसान के, तो एक तरीके का सुपरमैन टाइप का क्रिएट हो जाएगा। तो लेकिन अब ये साइंस फिक्शन की बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिजाइनर बेबीज पे तो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इस पे काफी एथिकल इश्यूज आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी आप ऐसे यूज नहीं कर सकते डिजाइनर बेबीज को, इस पे एथिकल इश्यूज है। 2018 में एक चाइना के साइंटिस्ट ने डिजाइनर बेबी बना दिया था, ठीक है। तो ट्विन बेबीज के ऐसे कुछ थे वो, तो वहां पे एथिकल इश्यूज खड़े हुए थे काफी, उस टाइम पे काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो फिलहाल की डेट में इस तरह से हम डिजाइनर बेबी बना नहीं सकते, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। सिर्फ ये इसीलिए नहीं होती है कि आंखें हम नीली काली कर लें या बाल सीधे कर और करली कर लें। इसके और बेनिफिट्स कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बेबी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उससे जैसे एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, तो कई सारी बीमारियां होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तो वो हम उसमें से जेनेटिक डिसऑर्डर वाला वो जीन ही हटा सकते हैं। तो उस बच्चे को आगे जाके जब वो बड़ा होगा तो उस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो ये इसके बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस भी हैं डिजाइनर बेबीज के, ठीक है। तो अब ये सब किसके अंदर आ रहा है, सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही आ रहा है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आ रहा है। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब फिर हम आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की दूसरे उस पर जिस पर टिकी हुई है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ, ये देख रहे हो आप, बंदा ये काम कर रहा है, ऐसे साइंटिस्ट है, काम कर रहा है। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एक तरह का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है केमिकल इंजीनियरिंग का। जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है उसी की एक स्पेशलाइजेशन है, आप समझ लो, उसी का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या करते हैं, देखो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, दवाइयां बन रही हैं, जितनी भी, आप मैं अगर आपको बोलूं आज के डेट में जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, वैक्सीन्स बनती हैं, जिसको हम लार्ज प्रोडक्ट पे बनाना है। जैसे आप सिंपल समझो, हमने कोविड की वैक्सीन बनाई है, अब दुनिया में कितने लोग हैं, 7 बिलियन के आसपास लोग हैं, अब 7 बिलियन हमें वैक्सीन बनानी पड़ेंगी, समझ रहे हो। तो इतना लार्ज प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे, बिना बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी दवाइयां बनाने की बात आएगी, एंटीबायोटिक्स बनाने की बात आएगी, वैक्सीन बनाने की बात आएगी, लार्ज स्केल पर अगर हमें बनानी है तो हमें बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखो, ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे वो स्टीराइल होता है। स्टीराइल मतलब होता है जहाँ पे कि कोई भी
माइक्रोब्स नहीं होते, कंटेमिनेशन फ्री, सिंपल अगर मैं बोलूँ स्टेराइल का मतलब तरीके से वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई भी ऐसे वो पैथोजेंस नहीं है जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे एम्बियंस में वो कहते हैं कि हम लार्ज क्वांटिटीज में क्या बना लेते हैं, फिर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है, और लार्ज क्वांटिटीज में हम वैक्सीन बनाते हैं, और हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और हम दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, वही एंजाइम्स बनाते हैं। तो वही सब सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी है, ठीक है। तो ये बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक प्रोसेस है। तो दो चीज़ों में आपकी जुड़ी हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सॉरी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक प्रोसेस है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो चीज़ों पर जुड़ी हुई है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये था एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का दिया, आगे के वीडियोस में हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।